नमस्कार, हेल्थ फर्स्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। हेल्थ फर्स्ट के आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जॉइंट्स के बारे में, यानी कि जोड़ों के बारे में। जोड़े जिनसे हम चल पाते हैं, किसी चीज़ को उठा पाते हैं, होल्ड कर पाते हैं, और मुख्य तौर पर शरीर का वो हिस्सा जहां पर दो या दो से ज़्यादा हड्डियां जुड़ती है उसे जॉइंट कहा जाता है। लेकिन भागदौड़ बड़ी जिंदगी में उम्र दराज होने की वजह से, क्योंकि लाइफस्टाइल में भी परिवर्तन है, तो जोड़ों की समस्याएं आजकल आमतौर पर दर्द को लेकर, नी को लेकर, रिप्लेसमेंट को लेकर, या फिर स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं उनमें भी स्पोर्ट्स इंजरीज को लेकर काफ़ी हद तक देखने को मिलती है और डॉक्टर्स के पास भी पेशेंट्स लगातार पहुंचते हैं। लेकिन आज तमाम सवालों के जवाबों के साथ में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक्सपर्ट्स। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर धीरज दुबे सर। आप हैं सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और साथ ही हमारे साथ में डॉक्टर मनीष वैष्णव भी मौजूद हैं। आप हैं वरिष्ठ विशेषज्ञ ऑर्थोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी, शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल डॉक्टर धीरज से मेरा है, क्योंकि सर ऑर्थराइटिस की समस्या आजकल बहुत कॉमन एक टर्म है जो कि हर घर में, मेरे ख्याल में हर औरत को और उम्र के पड़ाव के साथ में लोगों को फील होने लगता है कि जब चलते हैं तो घुटनों से आवाज़ें आती है, दर्द होता है, बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा उठने में फिर दिक्कत होती है। लेकिन ऑर्थराइटिस है क्या, कारण क्या है इसके, अगर आप कॉमन इससे समझाएंगे कॉमन टर्म्स में कि इसकी रीज़न क्या है और इसे किस तरह से आप देखते हैं? हमारे शरीर में जो भी जॉइंट होता है, जोड़ होता है, उसके बीच में गद्दी होती है, इसे कार्टिलेज बोला जाता है। किसी भी जोड़ की गद्दी के घिसने को ही हम आर्थराइटिस बोलते हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा हम नी आर्थराइटिस के बारे में करते हैं, क्योंकि नी जॉइंट जो है उसका सरफेस एरिया हमारी बॉडी के सबसे बड़ा सरफेस एरिया नी जॉइंट रखता है और इसी में आर्थराइटिस सबसे ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हम सबसे ज़्यादा नी जॉइंट की ही बात करते हैं। और आर्थराइटिस या जोड़ या गद्दी का घिसना, जिसको लेमन लैंग्वेज में ग्रीस कम होना या गद्दी घिसना या गैप आ जाना बोला जाता है, वो नी में ही होता है। इसके बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं, बट जैसा कि पहले हम देखते थे कि ये चीज़ 60-70 की एज में शुरू होती थी, आजकल यही आर्थराइटिस 50-55 की एज में शुरू होने लग गया है और भी अर्ली एज में शुरू होने लग गया है। उसका रीज़न है हमारा खान पान। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, कैल्शियम विटामिन डी डाइट्स आप प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, तो आपको आर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कुछ कारण होते हैं कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके फैमिली में किसी को गठिया है या आर्थराइटिस है, तो आपको आर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल का जेनेटिक मेकअप इस तरह से बना हुआ है कि उन लोगों को मेल से ज़्यादा आर्थराइटिस होता है। तो अगर आप फीमेल हैं, आपको इस फैमिली हिस्ट्री है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको बार बार ज़मीन पे उठना बैठना कम करना है, स्टेयर्स अवॉइड करनी है, क्योंकि जितना स्ट्रेस आप अपनी जोड़ों पे देंगे उतनी ही जल्दी वो घिसेंगे, उनमें आर्थराइटिस होगा। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप ऑस्टियोआर्थराइटिस को काफ़ी हद तक उनके स्टेजेस को डिले कर सकते हैं। बिल्कुल सर। और डॉक्टर मनीष भी हमारे साथ में। सर आपकी एक्सपर्टीज़ है स्पोर्ट्स इंजरीज को लेकर, आप जल्द से जल्द क्योर भी कर देते हैं। पेशेंट्स आपके पास आते होंगे क्योंकि जो स्पोर्ट्स में है, जाहिर सी बात है कि रोज़ाना गिरने के और लगने के, चोट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। किस तरह के पेशेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज में और प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए उसे? देखिए, स्पोर्ट्स इंजरीज़ जब तक स्पोर्ट्स रहेगा तब तक स्पोर्ट्स इंजरीज़ होती रहेंगी जी। तो जब स्पोर्ट्स इंजरीज़ को हम कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, मगर उनको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो उसके भी काफ़ी तरीके होते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज़ को मिनिमाइज़ करने के। जैसे आपको प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है। काफ़ी बार होता है कि कुछ पिछड़े इलाकों में या इकोनॉमिकली लो प्रोफाइल के पेशेंट्स में या स्पोर्ट्स पर्सन्स में हम लोगों उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, एंड ड्रिंक्स नहीं मिल पाता है, एनर्जी ड्रिंक्स नहीं मिल पाते हैं, तो उनके हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं मिल पाता है, तो उसकी वजह से उनको स्पोर्ट्स इंजरीज़ के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो अगर प्रॉपर हाइड्रेशन लेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे, तो स्पोर्ट्स इंजरीज़ को कम किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है कि प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर्स। काफ़ी बार होता है कि कुछ एकेडमीज़ में, कुछ स्पोर्ट्स जो सेंटर्स हैं उनमें प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं हो पाते हैं। जैसे आप बॉक्सिंग करते हैं तो आपको हेलमेट पहनना ज़रूरी है, क्रिकेट खेलते हैं तो हेलमेट पहनना ज़रूरी है, गार्ड्स पहनने ज़रूरी हैं, पैड्स पहनने ज़रूरी हैं। तो वो नहीं मिलने की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स इंजरीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हमको स्पोर्ट्स इंजरीज़ को कम करना है तो हमको प्रोटेक्टिव गियर्स पर्टिकुलरली रिलेटेड टू दैट स्पोर्ट्स, पर्टिकुलर स्पोर्ट्स हमको पहनने ज़रूरी हैं। एक है वार्म अप, कूल डाउन और कूल डाउन एक्सरसाइजेज। अगर हम लोग काफ़ी बार होता है कि सेशंस के लिए, ट्रेनिंग सेशंस के लिए लेट हो जाते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स लेट पहुंचते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि हम लोग डायरेक्टली गेम में चले जाएं विदाउट प्रॉपर वार्म अप और प्रॉपर कूल डाउन एक्सरसाइजेज। और जैसे ही उनका सेशन ख़त्म होता है वो फटाफट भाग जाते हैं अपने घर के लिए, तो प्रॉपर कूल डाउन एक्सरसाइज भी नहीं हो पाती। इसी की वजह से स्पोर्ट्स इंजरीज़ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम लोग स्पोर्ट्स इंजरीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है। और स्पोर्ट्स इंजरीज़ दो तरह की होती हैं, एक तो माइक्रो ट्रॉमेटिक एंड मैक्रो ट्रॉमेटिक। माइक्रो ट्रॉमेटिक इंजरीज़ मतलब वो स्पोर्ट्स जिनमें मसल पुल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं,
जैसे कि रनिंग हो गया है, स्विमिंग हो गया है, इनमें मसल पुल, टेंडन पुल, लिगामेंट पुल के चांसेस, स्प्रेन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सेकेंड होता है मैक्रोट्रोमेटिक इंजरीज़, जैसे वो स्पोर्ट्स जिनमें कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जिनमें कोलिजन के चांसेस, पैर मुड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनमें ये ज़्यादा होती हैं, जैसे कि फ्रैक्चर्स होते हैं, डिसलोकेशंस होते हैं, कंधा उतर जाना, फ्रैक्चर हो जाना, लिगामेंट कंप्लीट टियर हो जाना, ये मैक्रोट्रोमेटिक इंजरीज़ में आते हैं। और वो स्पोर्ट्स जैसे कि फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, रग्बी हो गया, इन सब स्पोर्ट्स में मैक्रोट्रोमेटिक इंजरीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर धीरज, क्योंकि ऑर्थराइटिस की बात हम कर रहे हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ इसमें है, पहले जब सुनते तो लगता था कि उम्र के साथ में बीमारी होती है या फिर बड़े बुजुर्गों में बीमारी होती है, बड़ी घर की औरतों को देखा भी है, हमारी दादी नानियों को, कि वो घुटनों के दर्द की कंप्लेन हमेशा करती थी। लेकिन अब इस समय पर छोटे छोटे बच्चे भी मैं देखती हूँ कि 15 साल के बच्चे भी कहते हैं कि पैरों में और घुटनों में उठने बैठने में दर्द हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल भी कहीं ना कहीं इसके पीछे एक रीज़न रहा है। ऑर्थराइटिस ना हो उसको लेकर के लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस किए जा सकते हैं जिससे उस स्टेज पर पहुंचा ही ना जाए जहां पर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े उस बीमारी को लेकर? बिल्कुल सही है मैडम। अभी आप देखेंगे तो अगर हम ऑर्थोपेडिक्स की कंप्लेंट्स पे जाएं तो लो बैक पेन के बाद सबसे कॉमन जो चीज़ है दैट इज़ आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस या जॉइंट पेन। और ग्लोबली हम लोग शेयर करते हैं अराउंड 29 to 33% पूरी पॉपुलेशन का। अराउंड 15 करोड़ लोग जो इंडिया में है वो आर्थराइटिस से ग्रसित है, उनमें से कम 4-5 करोड़ लोगों को सर्जरी की ज़रूरत है। तो ये एक डेटा है। अभी क्योंकि हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं आजकल के, अगर आप यंगस्टर्स को देखेंगे तो वो फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा हैं, वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं। दूसरा, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, वो फिजिकली उतने एक्टिव नहीं रहे हैं, क्योंकि आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए, बोन को हेल्दी रखने के लिए आपको फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो उनके स्पोर्ट्स भी आजकल होम मतलब घर के अंदर ही इन हाउस स्पोर्ट्स हो गए हैं। मोबाइल तक सीमित हो गए हैं। मोबाइल तक वो सीमित हो गए हैं, बिल्कुल सही। तो इस कारण से उन लोगों में ओबेसिटी बढ़ रही है, उनके जॉइंट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जॉइंट्स में जो ग्रोथ होनी चाहिए बोन्स की वो नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि उन लोगों में आर्थराइटिस जल्दी हो रहा है। दूसरा, अगर हम इसके लिए अवेयर नहीं होंगे, अवेयरनेस की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हम देखते हैं कि फीमेल्स में ये आर्थराइटिस ज़्यादा होता है। तो फीमेल्स ज़्यादातर हाउसवाइफ होती हैं, या अगर हाउसवाइफ ना भी हो तो भी उन्हें हाउसवाइफ वाले काम सारे करने पड़ते हैं, तो उनका बार बार नीचे उठना बैठना, स्टेयर्स, ये काम ज़्यादा रहता है। तो जब भी आप अपने जॉइंट को ओवर स्ट्रेस करेंगे, बहुत लंबे टाइम तक खड़े रहेंगे या बहुत बार बार ऊपर नीचे बैठेंगे उठेंगे या सीढ़ियाँ चढ़ेंगे उतरेंगे, तो ये आर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक प्रिकॉशंस है। लेकिन आप कैल्शियम, आप दूध दही पनीर ज़्यादा लें जिनमें कैल्शियम विटामिन डी होता है, आप सनलाइट का एक्सपोजर लें। अगर आपको जॉइंट्स में पेन शुरू हो गया है तो आप जिस भी एक्टिविटी में शुरू हुआ है, लाइक उठने बैठने में, स्टेयर्स में, तो आप उसको अवॉइड ना करें, पेन किलर ना लें, पहले डॉक्टर से कंसल्टेशन लें, कुछ एक्सरेज कराएं जिनसे डॉक्टर आपको बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे स्टेज वाइज, तो आप इसको स्टेज 4 में जाने से रोक सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार स्टेज 4 में चला गया तो दिस इज़ एक्चुअली इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो ये वापस से कार्टिलेज या कुशन नहीं बनता है और आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इन चीज़ों को अगर आप रूटीन में ध्यान रखते हैं तो आप काफ़ी हद तक इसको डिले कर सकते हैं। डॉक्टर मनीष, आपने अभी कहा कि अब अगर जो खिलाड़ी हैं, जो फिर प्लेयर्स हैं, जो फिर इस इंडस्ट्री में जो हैं, जो अब लगातार भागदौड़ उनके काम में रहती है, लेकिन वार्म अप और कूल डाउन, ये 2 एक्सरसाइजेस का आपने जिक्र किया, अगर वहाँ पहुँचने से पहले और स्पोर्ट्स से पहले अगर वो कर लेते हैं तो उसके बाद में एक फ्लेक्सिबिलिटी शरीर में रहती है, उसको लेकर थोड़ी सी डिटेल आप दीजिए। क्योंकि अगर वो ना हो, डायरेक्ट एक्सरसाइज या फिर जो गेम है उस पर अगर खिलाड़ी जाए तो फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज के। बिल्कुल, अगर काफ़ी बार टाइम की कमी की वजह से हम लोग स्पोर्ट्स जो पर्सन्स हैं वो लोग अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं, वार्म अप और कूल डाउन एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम रूटीन एक्टिविटी में उतनी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, बट जब भी हम लोग कोई मैच है, किसी का मैच है, तो उससे जस्ट पहले अगर हम लोग वार्म अप या कूल डाउन एक्सरसाइज करते हैं, तो वार्म अप एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आपकी मसल्स में ब्लड का फ्लो इंक्रीज़ होता है। यूजुअली मसल्स में एक ब्लड का फ्लो उतना ज़्यादा नहीं होता है, बट जैसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं तब मसल का फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता, ब्लड का फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंजरीज़ के या मसल स्प्रेन आने के या मसल पुल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बिकॉज वो मसल उस ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होने से वो प्रॉपर कंडीशनिंग हो जाती है मसल्स की, जिससे वो प्रॉपरली वर्क कर पाती है, उसकी लेंथ, उसका टोन मेंटेन हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर उस स्पोर्ट्स के लिए वो मसल को कितना कंडीशन करना है, कितना वज़न लेना है, कितना काम करना है, वो ऑलरेडी पहले से तैयार हो जाती है, ताकि हम लोग जब मैच खेलते हैं तब उसमें इंजरीज के चांसेस कम हो जाते हैं। डॉक्टर धीरज, बात हम आर्थराइटिस की कर रहे हैं, जिसका प्रभाव अगर किसी व्यक्ति को हो गया तो रोजमर्रा की जिंदगी में तो पड़ता ही है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, एक्सट्रीम पेन होता है, लेकिन क्या शरीर के दूसरे ऑर्गन्स पर भी आर्थराइटिस का प्रभाव पड़ता है, दूसरे अंगों पर भी कोई प्रभाव?
बिल्कुल मैडम, बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली हम लोगों को इंडियंस में नॉर्मली ये टेंडेंसी रहती है कि अगर छोटा मोटा पेन है तो हम इसको इग्नोर करें, नेगलेक्ट करें, कुछ पेन किलर्स ले लें और उससे हमारा पेन सही हो जाएगा तो हम ठीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी आपको आर्थराइटिस अगर होगा तो आपके जॉइंट्स में पेन होना शुरू होगा, आपकी चाल खराब हो जाएगी, आपकी एक्सेस जो है बॉडी की वो प्रॉपर नहीं रह के आप हिल के चलने लगेंगे। और जब आपके बॉडी वेट नॉर्मल दोनों लिम्ब से इक्वल नहीं आएगा, आपकी चाल में अंतर आने लगेगा, तो ये प्रभाव आपके दूसरे जोड़ों पर भी पड़ेगा। सपोज आपका एक नी में अगर आर्थराइटिस हुआ और आप लचक खा के चल रहे हैं तो सारा वेट दूसरे नी पे ट्रांसफर होगा, तो आपको दूसरे नी में भी आर्थराइटिस होगा। जब दोनों नी खराब हो जाएंगे, चाल और खराब होगी, तो सारा का सारा प्रेशर अपनी बैक पे जाने लगता है और धीरे धीरे बैक पेन शुरू हो जाता है, आपको शियाटिका का पेन और सब चीज़ें शुरू होंगी। जब ये दोनों चीज़ें खराब होती हैं तो आपकी मोबिलिटी कम होती है, आपकी रेंज जो आप पहले घूम पाते थे 2-4 किलोमीटर वो नहीं कर पाएंगे, आपकी धीरे धीरे मोबिलिटी कम होती जाएगी। और जैसे ही आपकी मोबिलिटी कम होगी आपको मेडिकल समस्याएं शुरू होने लगेंगी, लाइक ओबेसिटी होगी, आपका वजन बढ़ेगा, अगर डायबिटीज़ है तो वो अनकंट्रोल हो जाएगी, अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो वो होने लगेगा, थायराइड है, मतलब अलग तरह की कोमोर्बिडिटीज डेवलप होंगी। तो बात शुरुआत सिर्फ जॉइंट से हुई थी, बट वो पूरे शरीर को नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। स्पेशली आर्टिकल्स भी पब्लिश हो चुके हैं कि जिन लोगों को आर्थराइटिस अर्ली एज में होता है, जिनकी मोबिलिटी काफ़ी टाइम तक कम है, उन लोगों को हार्ट में ब्लॉकेजेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरा यही रहेगा आप लोगों को सलाह कि जैसे आपको शुरुआत होती है जॉइंट्स में पेन की, उसको इग्नोर ना करें, सही टाइम पे डॉक्टर को दिखाएं, और अगर वो कुछ आपको मेडिसिन एक्सरसाइज वगैरह बता रहे हैं तो उनको फॉलो करें प्रॉपर, ताकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे नहीं आए। बिल्कुल डॉक्टर, वो बिल्कुल उसी तरह से है, क्योंकि शरीर एक मशीन है और अगर मशीन बंद पड़ जाएगी तो पुर्जे भी फिर जाम खाने लगते हैं, जंग खाने लगते हैं। आगे भी स्पोर्ट्स इंजरीज और आर्थराइटिस पर चर्चा जारी रहेगी और अपने एक छोटे से विराम के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार, हेल्थ फर्स्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। हेल्थ फर्स्ट के आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जॉइंट्स के बारे में, यानी कि जोड़ों के बारे में। जोड़े जिनसे हम चल पाते हैं, किसी चीज़ को उठा पाते हैं, होल्ड कर पाते हैं, और मुख्य तौर पर शरीर का वो हिस्सा जहां पर 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियां जुड़ती है उसे जॉइंट कहा जाता है। लेकिन भागदौड़ बड़ी जिंदगी में उम्र दराज होने की वजह से, क्योंकि लाइफस्टाइल में भी परिवर्तन है, तो जोड़ों की समस्याएं आजकल आमतौर पर दर्द को लेकर, नी को लेकर, रिप्लेसमेंट को लेकर, या फिर स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं उनमें भी स्पोर्ट्स इंजरीज को लेकर काफ़ी हद तक देखने को मिलती है और डॉक्टर्स के पास भी पेशेंट्स लगातार पहुंचते हैं। लेकिन आज तमाम सवालों के जवाबों के साथ में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक्सपर्ट्स। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर धीरज दुबे सर, आप हैं सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और साथ ही हमारे साथ में डॉक्टर मनीष वैष्णव भी मौजूद हैं। आप हैं वरिष्ठ विशेषज्ञ ऑर्थोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल डॉक्टर धीरज से मेरा है, क्योंकि सर ऑर्थराइटिस की समस्या आजकल बहुत कॉमन एक टर्म है जो कि हर घर में मेरे ख्याल में हर औरत को और उम्र के पड़ाव के साथ में लोगों को फील होने लगता है कि जब चलते हैं तो घुटनों से आवाज़ें आती है, दर्द होता है, बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा उठने में फिर दिक्कत होती है। लेकिन ऑर्थराइटिस है क्या, कारण क्या है इसके, अगर आप कॉमन इससे समझाएंगे कॉमन टर्म्स में कि इसकी रीज़न क्या है और इसे किस तरह से आप देखते हैं? हमारे शरीर में जो भी जॉइंट होता है, जोड़ होता है, उसके बीच में गद्दी होती है, इसे कार्टिलेज बोला जाता है। किसी भी जोड़ की गद्दी के घिसने को ही हम आर्थराइटिस बोलते हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा हम नी आर्थराइटिस के बारे में करते हैं, क्योंकि नी जॉइंट जो है उसका सरफेस एरिया हमारी बॉडी के सबसे बड़ा सरफेस एरिया नी जॉइंट रखता है और इसी में आर्थराइटिस सबसे ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हम सबसे ज़्यादा नी जॉइंट की ही बात करते हैं। और आर्थराइटिस या जोड़ या गद्दी का घिसना, जिसको लेमन लैंग्वेज में ग्रीस कम होना या गद्दी घिसना या गैप आ जाना बोला जाता है, वो नी में ही होता है। इसके बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं, बट जैसा कि पहले हम देखते थे कि ये चीज़ 60-70 की एज में शुरू होती थी, आजकल यही आर्थराइटिस 50-55 की एज में शुरू होने लग गया है और भी अर्ली एज में शुरू होने लग गया है। उसका रीज़न है हमारा खान पान। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, कैल्शियम विटामिन डी डाइट्स आप प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, तो आपको आर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कुछ कारण होते हैं कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके फैमिली में किसी को गठिया है या आर्थराइटिस है, तो आपको आर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल का जेनेटिक मेकअप इस तरह से बना हुआ है कि उन लोगों को मेल से ज़्यादा आर्थराइटिस होता है। तो अगर आप फीमेल हैं, आपको इस फैमिली हिस्ट्री है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको बार बार ज़मीन पे उठना बैठना कम करना है, स्टेयर्स अवॉइड करनी है, क्योंकि जितना स्ट्रेस आप अपनी जोड़ों पे देंगे उतनी ही जल्दी वो घिसेंगे, उनमें आर्थराइटिस होगा। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप ऑस्टियोआर्थराइटिस को काफ़ी हद तक उनकी स्टेजेस को डिले कर सकते हैं। बिल्कुल सर। और डॉक्टर मनीष भी हमारे साथ में। सर आपकी एक्सपर्टीज़ है स्पोर्ट्स इंजरीज को लेकर, आप जल्द से जल्द क्योर भी कर देते हैं। पेशेंट्स आपके पास आते होंगे क्योंकि जो स्पोर्ट्स में है, जाहिर सी बात है कि रोज़ाना गिरने के और लगने के, चोट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। किस तरह के पेशेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज में और प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए उसे? देखिए, स्पोर्ट्स इंजरीज जब तक स्पोर्ट्स रहेगा तब तक स्पोर्ट्स इंजरीज होती रहेंगी जी।
तो जब स्पोर्ट्स इंजरीज़ को हम कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, मगर उनको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो उसके भी काफ़ी तरीके होते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज़ को मिनिमाइज़ करने के। जैसे आपको प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है। काफ़ी बार होता है कि कुछ पिछड़े इलाकों में या इकोनॉमिकली लो प्रोफाइल के पेशेंट्स में या स्पोर्ट्स पर्सन्स में हम लोगों को उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, एंड ड्रिंक्स नहीं मिल पाता है, एनर्जी ड्रिंक्स नहीं मिल पाते हैं, तो उनके हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं मिल पाता है, तो उसकी वजह से उनको स्पोर्ट्स इंजरीज़ के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो अगर प्रॉपर हाइड्रेशन लेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे तो स्पोर्ट्स इंजरीज़ को कम किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है कि प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर्स। काफ़ी बार होता है कि कुछ एकेडमीज़ में, कुछ स्पोर्ट्स जो सेंटर्स हैं उनमें प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं हो पाते हैं। जैसे आप बॉक्सिंग करते हैं तो आपको हेलमेट पहनना ज़रूरी है, क्रिकेट खेलते हैं तो हेलमेट पहनना ज़रूरी है, गार्ड्स पहनने ज़रूरी हैं, पैड्स पहनने ज़रूरी हैं, तो वो नहीं मिलने की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स इंजरीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हमको स्पोर्ट्स इंजरीज़ को कम करना है तो हमको प्रोटेक्टिव गियर्स पर्टिकुलरली रिलेटेड टू दैट स्पोर्ट्स, पर्टिकुलर स्पोर्ट्स हमको पहनने ज़रूरी हैं। एक है वार्म अप, कूल डाउन और कूल डाउन एक्सरसाइजेज। अगर हम लोग काफ़ी बार होता है कि सेशंस के लिए, ट्रेनिंग सेशंस के लिए लेट हो जाते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स लेट पहुंचते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि हम लोग डायरेक्टली गेम में चले जाएं विदाउट प्रॉपर वार्म अप और प्रॉपर कूल डाउन एक्सरसाइजेज, और जैसे ही उनका सेशन खत्म होता है वो फटाफट भाग जाते हैं अपने घर के लिए, तो प्रॉपर कूल डाउन एक्सरसाइज भी नहीं हो पाती। इसी की वजह से स्पोर्ट्स इंजरीज़ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम लोग स्पोर्ट्स इंजरीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है। और स्पोर्ट्स इंजरीज़ दो तरह की होती हैं, एक तो माइक्रो ट्रॉमेटिक एंड मैक्रो ट्रॉमेटिक। माइक्रो ट्रॉमेटिक इंजरीज़ मतलब वो स्पोर्ट्स जिनमें मसल पुल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि रनिंग हो गया है, स्विमिंग हो गया है। इनमें मसल पुल, टेंडन पुल, लिगामेंट पुल के चांसेस, स्प्रेन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सेकेंड होता है मैक्रो ट्रॉमेटिक इंजरीज़, जैसे वो स्पोर्ट्स जिनमें कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जिनमें कोलिजन के चांसेस, पैर मुड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनमें ये ज़्यादा होती हैं। जैसे कि फ्रैक्चर्स होते हैं, डिसलोकेशंस होते हैं, कंधा उतर जाना, फ्रैक्चर हो जाना, लिगामेंट कंप्लीट टियर हो जाना, ये मैक्रो ट्रॉमेटिक इंजरीज़ में आते हैं। और वो स्पोर्ट्स जैसे कि फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, रग्बी हो गया, इन सब स्पोर्ट्स में मैक्रो ट्रॉमेटिक इंजरीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर धीरज, क्योंकि ऑर्थराइटिस की बात हम कर रहे हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ इसमें है। पहले जब सुनते तो लगता था कि उम्र के साथ में बीमारी होती है या फिर बड़े बुजुर्गों में बीमारी होती है। बड़ी घर की औरतों को देखा भी है, हमारी दादी नानियों को, कि वो घुटनों के दर्द की कंप्लेन हमेशा करती थी। लेकिन अब इस समय पर छोटे छोटे बच्चे भी मैं देखती हूँ कि 15 साल के बच्चे भी कहते हैं कि पैरों में और घुटनों में उठने बैठने में दर्द हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल भी कहीं ना कहीं इसके पीछे एक रीज़न रहा है। ऑर्थराइटिस ना हो उसको लेकर के लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस किए जा सकते हैं जिससे उस स्टेज पर पहुंचा ही ना जाए जहां पर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े उस बीमारी को लेकर? बिल्कुल सही है मैडम। अभी आप देखेंगे तो अगर हम ऑर्थोपेडिक्स की कंप्लेंट्स पे जाएं तो लो बैक पेन के बाद सबसे कॉमन जो चीज़ है दैट इज़ आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस या जॉइंट पेन। और ग्लोबली हम लोग शेयर करते हैं अराउंड 29 to 33% पूरी पॉपुलेशन का। अराउंड 15 करोड़ लोग जो इंडिया में हैं वो आर्थराइटिस से ग्रसित है। उनमें से कम 4-5 करोड़ लोगों को सर्जरी की ज़रूरत है। तो ये एक डेटा है। अभी क्योंकि हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं आजकल के, अगर आप यंगस्टर्स को देखेंगे तो वो फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा हैं, वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं। दूसरा, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, वो फिजिकली उतने एक्टिव नहीं रहे हैं, क्योंकि आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए, बोन को हेल्दी रखने के लिए आपको फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो उनके स्पोर्ट्स भी आजकल मतलब घर के अंदर ही इन हाउस स्पोर्ट्स हो गए हैं। मोबाइल तक सीमित हो यस, मोबाइल तक वो सीमित हो गए हैं। बिल्कुल सही। तो इस कारण से उन लोगों में ओबेसिटी बढ़ रही है, उनके जॉइंट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जॉइंट्स में जो ग्रोथ होनी चाहिए बोन्स की वो नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि उन लोगों में आर्थराइटिस जल्दी हो रहा है। दूसरा, अगर हम इसके लिए अवेयर नहीं होंगे, अवेयरनेस की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हम देखते हैं कि फीमेल्स में ये आर्थराइटिस ज़्यादा होता है। तो फीमेल्स ज़्यादातर हाउसवाइफ होती हैं, या अगर हाउसवाइफ ना भी हो तो भी उन्हें हाउसवाइफ वाले काम सारे करने पड़ते हैं। तो उनका बार बार नीचे उठना बैठना, स्टेयर्स, ये काम ज़्यादा रहता है। तो जब भी आप अपने जॉइंट को ओवर स्ट्रेस करेंगे, बहुत लंबे टाइम तक खड़े रहेंगे या बहुत बार बार ऊपर नीचे बैठेंगे उठेंगे या सीढ़ियाँ चढ़ेंगे उतरेंगे, तो ये आर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक प्रिकॉशंस है। आप कैल्शियम, आप दूध, दही, पनीर ज़्यादा लें जिनमें कैल्शियम, विटामिन डी होता है। आप सनलाइट का एक्सपोजर लें। अगर आपको जॉइंट्स में पेन शुरू हो गया है तो आप जिस भी एक्टिविटी में शुरू हुआ है, लाइक उठने बैठने में, स्टेयर्स में, तो आप उसको अवॉइड ना करें, पेन किलर ना लें, पहले डॉक्टर से कंसल्टेशन लें, कुछ एक्सरेज कराएं जिनसे डॉक्टर आपको बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे स्टेज वाइज, तो आप इसको स्टेज 4 में जाने से रोक सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार स्टेज 4 में ही चला गया तो दिस इज़ एक्चुअली इरिवर्सिबल प्रोसेस।
तो ये वापस से कार्टिलेज या कुशन नहीं बनता है और आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इन चीज़ों को अगर आप रूटीन में ध्यान रखते हैं तो आप काफ़ी हद तक इसको डिले कर सकते हैं। डॉक्टर मनीष, आपने अभी कहा कि अब अगर जो खिलाड़ी हैं, जो फिर प्लेयर्स हैं, जो फिर इस इंडस्ट्री में जो हैं, जो लगातार भागदौड़ उनके काम में रहती है, लेकिन वार्म अप और कूल डाउन, ये 2 एक्सरसाइजेस का आपने जिक्र किया, अगर वहाँ पहुँचने से पहले और स्पोर्ट्स से पहले अगर वो कर लेते हैं तो उसके बाद में एक फ्लेक्सिबिलिटी शरीर में रहती है, उसको लेकर थोड़ी सी डिटेल आप दीजिए, क्योंकि अगर वो ना हो डायरेक्ट एक्सरसाइज या फिर जो गेम है उस पर अगर खिलाड़ी जाए तो फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज के। बिल्कुल, अगर काफ़ी बार टाइम की कमी की वजह से हम लोग स्पोर्ट्स जो पर्सन्स हैं वो लोग अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं, वार्म अप और कूल डाउन एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम रूटीन एक्टिविटी में उतनी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, बट जब भी हम लोग कोई मैच है, किसी का मैच है, तो उससे जस्ट पहले अगर हम लोग वार्म अप या कूल डाउन एक्सरसाइज करते हैं तो वार्म अप एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आपकी मसल्स में ब्लड का फ्लो इंक्रीज होता है। यूजुअली मसल्स में एक ब्लड का फ्लो उतना ज़्यादा नहीं होता है, बट जैसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं तब मसल का फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता, ब्लड का फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंजरीज़ के या मसल स्प्रेन आने के या मसल पुल होने के चांसेस कम हो जाते हैं, बिकॉज वो मसल उस ब्लड फ्लो इंक्रीज होने से वो प्रॉपर कंडीशनिंग हो जाती है मसल्स की, जिससे वो प्रॉपरली वर्क कर पाती है, उसकी लेंथ, उसका टोन मेंटेन हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर उस स्पोर्ट्स के लिए वो मसल को कितना कंडीशन करना है, कितना वज़न लेना है, कितना काम करना है, वो ऑलरेडी पहले से तैयार हो जाती है, ताकि हम लोग जब मैच खेलते हैं तब उसमें इंजरीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं। डॉक्टर धीरज, बात हम आर्थराइटिस की कर रहे हैं, जिसका प्रभाव अगर किसी व्यक्ति को हो गया तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो पड़ता ही है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, एक्सट्रीम पेन होता है, लेकिन क्या शरीर के दूसरे ऑर्गन्स पर भी आर्थराइटिस का प्रभाव पड़ता है, दूसरे अंगों पर भी कोई प्रभाव? बिल्कुल मैडम, बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली हम लोगों को इंडियंस में नॉर्मली ये टेंडेंसी रहती है कि अगर छोटा मोटा पेन है तो हम इसको इग्नोर करें, नेगलेक्ट करें, कुछ पेन किलर्स ले लें और उससे हमारा पेन सही हो जाएगा तो हम ठीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी आपको आर्थराइटिस अगर होगा तो आपके जॉइंट्स में पेन होना शुरू होगा, आपकी चाल ख़राब हो जाएगी, आपकी एक्सेस जो है बॉडी की वो प्रॉपर नहीं रह के आप हिल के चलने लगेंगे। और जब आपके बॉडी वेट नॉर्मल दोनों लिम्स से इक्वल नहीं आएगा, आपकी चाल में अंतर आने लगेगा, तो ये प्रभाव आपके दूसरे जोड़ों पर भी पड़ेगा। सपोज़ आपका एक नी में अगर आर्थराइटिस हुआ और आप लचक खा के चल रहे हैं तो सारा वेट दूसरे नी पे ट्रांसफ़र होगा, तो आपको दूसरे नी में भी आर्थराइटिस होगा। जब दोनों नी खराब हो जाएंगे, चाल और ख़राब होगी, तो सारा का सारा प्रेशर अपनी बैक पे जाने लगता है और धीरे धीरे बैक पेन शुरू हो जाता है, आपको शियाटिका का पेन और सब चीज़ें शुरू होंगी। जब ये दोनों चीज़ें ख़राब होती हैं तो आपकी मोबिलिटी कम होती है, आपकी रेंज जो आप पहले घूम पाते थे 2-4 किलोमीटर वो नहीं कर पाएंगे, आपकी धीरे धीरे मोबिलिटी कम होती जाएगी। और जैसे ही आपकी मोबिलिटी कम हो गई, आपको मेडिकल समस्याएं शुरू होने लगेंगी, लाइक ओबेसिटी होगी, आपका वजन बढ़ेगा, अगर डायबिटीज़ है तो वो अनकंट्रोल हो जाएगी, अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो वो होने लगेगा, थायराइड है, मतलब अलग तरह की कोमोर्बिडिटीज़ डेवलप होंगी। तो बात शुरुआत सिर्फ जॉइंट से हुई थी, बट वो पूरे शरीर को नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है। स्पेशली आर्टिकल्स भी पब्लिश हो चुके हैं कि जिन लोगों को आर्थराइटिस अर्ली एज में होता है, जिनकी मोबिलिटी काफ़ी टाइम तक कम है, उन लोगों को हार्ट में ब्लॉकेजेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरा यही रहेगा आप लोगों को सलाह कि जैसे आपको शुरुआत होती है जॉइंट्स में पेन की, उसको इग्नोर ना करें, सही टाइम पे डॉक्टर को दिखाएं, और अगर वो कुछ आपको मेडिसिन एक्सरसाइज वगैरह बता रहे हैं तो उनको फॉलो करें प्रॉपर, ताकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आपकी बॉडी पे नहीं आए। बिल्कुल डॉक्टर, वो बिल्कुल उसी तरह से, क्योंकि शरीर एक मशीन है और अगर मशीन बंद पड़ जाएगी तो पुर्जे भी फिर जाम खाने लगते हैं, जंग खाने लगते हैं। आगे भी स्पोर्ट्स इंजरीज और आर्थराइटिस पर चर्चा जारी रहेगी और अपने एक छोटे से विराम के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।